क्लास 10 साइंस में एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो उस पर कुछ प्रश्न है, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पोषक स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषक स्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरणों में खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को पोषक स्तर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक घास के मैदान में काम कर रहे खाद्य श्रृंखला आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला घास, यानी घास जो खाते हैं उसे हम पहला पोषक स्तर मान सकते हैं, जिसमें कीड़े दूसरे पोषक स्तर पर आएंगे। कीड़ा को खाता है मेढक, तो मेढक तीसरा पोषक स्तर होगा, और मेढक को पक्षी या सांप खाता है तो वो चौथा पोषक स्तर का होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि चित्र में दिखाया गया है कि घास फूस यानी कि जो भी पत्तियां हैं उसको हिरन खा रही है। तो पहला पोषक स्तर हो गया आपका घास फूस पेड़ पौधा, और हिरन हो गया दूसरा पोषक स्तर। और हिरन को बाघ यहाँ पर दिखाया गया है, बाघ आहार बनाता है हिरन को, तो बाघ जो है तीसरा पोषक स्तर हो गया। ये एक उदाहरण के तौर पर है। इस तरह का जो भी संसार में घटना घटित हो रही है वो एक पोषक स्तर का निर्माण करती है। दूसरे वाले में देखते हैं तो घास को कीड़ा, कीड़ा को मेढक खाते हुए, मेढक को सांप, और सांप को जो पक्षी है आप देख सकते हैं जैसे मोर इत्यादि खाते हैं, तो वो एक पोषक स्तर का निर्माण हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ घास है, इसको बिच्छू खा रहा है, तो बिच्छू मछली, मछली को बगुला, तो ये भी पोषक स्तर का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, पारतंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक सूक्ष्म जीव हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत और क्षय निकायों पर कार्य करते हैं और उन्हें सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। वे कुछ पदार्थों को अवशोषित करते हैं और बाकी को पुनर्विनीकरण के लिए पर्यावरण में छोड़ देते हैं, जो भविष्य में उत्पादकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार जीव जगत में इन विघटन करने वाले अपमार्जकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उत्पादकों को भोजन के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। अतः अपमार्जकों के द्वारा मिट्टी उपजाऊ बनाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण? इस प्रश्न में जो दो शब्द आपको दिख रहे हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, तो जैव निम्नीकरण है वैसे पदार्थ जो जीवों के द्वारा वो नष्ट किए जाते हैं, जैसे कि केला का छिलका हम देखेंगे कुछ दिन बाद ये जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि केला का पत्ता सड़ गया। और कुछ ऐसे हैं जिसको सूक्ष्म जीव विघटित नहीं कर पाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। ये अगर मान लीजिए कि धरती पर, जमीन पर, मिट्टी पर पड़ा हुआ है तो वो बहुत दिनों तक वैसा ही रहता है, तो ये अजैव निम्नीकरण पदार्थ में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कुछ पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में टूटकर अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए कपास, लकड़ी, कागज, ऊन आदि। और वैसे पदार्थ जो मुख्य रूप से मानव निर्मित हैं, जो सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों की क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में अपघटित या टूट नहीं पाते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण में देख सकते हैं आप प्लास्टिक, पॉलीथीन, डीडीटी आदि। अगला प्रश्न है, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, जैव निम्नीकरण पदार्थों की अपघटन प्रक्रिया के दौरान बदबूदार गंध और कुछ हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं, जो आसपास के जीवों के लिए समस्या पैदा करते हैं। अपघटन के दौरान
यह स्थल मच्छर, कीड़े मकोड़े तथा अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के लिए प्रजनन स्थल भी बन जाता है, जो कोलेरा, दस्त आदि जैसी घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। बीएचसी और डीडीटी जैसे रसायन मांसपेशी, कैंसर और ट्यूमर के विकास को प्रेरित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के संपर्क में आने से त्वचा, श्वसन और आंतों में संक्रमण हो जाता है। अजैव निम्नीकरण आसानी से विघटित नहीं होते हैं, इसलिए यह भूमि और जल प्रदूषण पैदा करता है। अगला प्रश्न है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्रश्न है, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर है, ओजोन यानी कि अणुसूत्र O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जो कि यह एक घातक विष होता है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं को ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। यहाँ एक समीकरण दिखाया जा रहा है आपको। O2 यानी ऑक्सीजन पराबैंगनी किरण की मदद से 2 अलग-अलग बन रहा है ऑक्सीजन परमाणु, और उसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु को फिर ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो बनता है O3 यानी कि ओजोन। वायुमंडल के ऊपरी सतह में या स्तर में ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, कचरा निपटान की समस्या कम करने में हम निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं। निपटान वस्तुओं के उपयोग को कम करके और पुनर्विनीकरण वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देकर। जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट को अलग करके। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट सामग्री का पुनर्चक्रण करके। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं अभ्यास से। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तीसरा है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। और तीसरा है केक, लकड़ी एवं घास। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहला में कि घास, पुष्प तथा चमड़ा ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, यानी कि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो सकते हैं। बी में देख सकते हैं घास, लकड़ी ये दोनों जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं तथा प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। सी में फलों के छिलके, केक, नींबू का रस ये तीनों ही जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। डी केक, लकड़ी एवं घास ये भी तीनों जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में जो प्लास्टिक है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, तो इसलिए उसको छोड़ करके बाकी तीनों इसके उत्तर होंगे। जो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं उसमें ए, सी तथा डी, क्योंकि प्लास्टिक जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम। घास, बकरी तथा मानव। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी। ये ही बहुत ही आसान प्रश्न है आप सभी के लिए, तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि घास प्रथम पोषीय स्तर, बकरी द्वितीय पोषीय स्तर और मानव तृतीय पोषीय स्तर। तो ये ऑप्शन बी आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बी
कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तीनों ऑप्शन जो ए, बी, सी हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। जैसे बाजार जाते समय हम लोग अगर सामान लाने के लिए कपड़े का थैला ले जाते हैं तो हम प्लास्टिक का उपयोग से बच सकते हैं। दूसरा, अगर कार्य समाप्त हो जा रहा है तो बल्ब को बंद कर देंगे, तो ये भी हमारा पर्यावरण के लिए लाभदायक है। और माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, तो ये भी एक पर्यावरण मित्र का ही संकेत है, तो इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें? इस प्रश्न का कहना है, जैसे हमारा पोषी स्तर प्रथम में घास है, दूसरा कीड़ा है, तीसरा मेढक है। अगर हम कीड़ा को ही समाप्त कर दें या पूरे दुनिया से मेढक ही समाप्त कर दें, तो इस तरह का कार्य करने से हमारा जो असर है वो क्या होगा? इस पर एक प्रश्न है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। इस प्रश्न का उत्तर है, अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार देते हैं तो अगले पोषी स्तर पर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे इस पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर के जीवों के लिए निर्वाह करना कठिन हो जाएगा, जबकि निचले पोषी स्तर के जीव अपनी आबादी में भारी वृद्धि प्रदर्शित करेंगे। दोनों ही स्थितियों का परिणाम पारिस्थितिक असंतुलन होगा। अगला प्रश्न है, क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषी स्तर के पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। पोषी स्तर में सभी जीवों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा। यदि सभी उत्पादक मारे गए हैं तो यह पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं की मौत या प्रवास का कारण बन जाएगा। उत्पादकों की अनुपस्थिति में उपभोक्ताओं के बाद के स्तर पर भी असर पड़ेगा। लेकिन यदि प्राथमिक उपभोक्ताओं को हटा दिया जाता है तो उच्च पोषी स्तर के जीव मर जाएंगे, जबकि निम्न स्तर यानी उत्पादक वाले पर्यावरण की वाहक क्षमता से अधिक वृद्धि दिखाते हैं। एक पोषी स्तर में जीवों को हटाने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर दिया जाएगा, क्योंकि जीवों की सभी श्रेणियां खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। एक स्तर के जीवों का अस्तित्व अन्य पोषी स्तर के जीवों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, जैविक आवर्धन यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? इस प्रश्न का उत्तर है, खाद्य श्रृंखला में गैर जैव अवक्रमणीय पदार्थों की एकाग्रता में प्रगतिशील वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। जैसे विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचने के लिए पीड़क नाश एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करने से ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है और जलाशयों में यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार ये आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत हैं, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते चले जाते हैं। आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होने के कारण ये रसायन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न होता है। ये रसायन अजैव निम्नीकृत हैं, इसलिए निचले स्तरों पर कम तथा ऊपरी स्तर पर अधिक होता है। अगला प्रश्न, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इस प्रश्न का उत्तर है, अजैव निम्नीकरण कचरे को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है।
घातक रसायन तथा कीटनाशकों जैसे अजैव निम्नीकरण कचरे में से कुछ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और ऊपरी पोषक स्तरों में बढ़ते हैं। ये मिट्टी के प्राकृतिक लवणीय संतुलन को बदलकर मिट्टी की उर्वरता को भी कम करते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के जीवों को हानि पहुंचाते हैं। ये भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। अगला प्रश्न है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है जैव निम्नीकरणीय कचरे सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में विघटित कर दिए जाते हैं और उत्पादकों के लिए भोजन प्रदान करते हैं, लेकिन पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। जैव निम्नीकरण कचरे के पीछे अपघटन के परिणाम स्वरूप गंध और हानिकारक गैसों की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्यों द्वारा श्वास लिया जाता है तो ये श्वास नलिका में प्रवेश कर बीमारी पैदा कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कुछ हानिकारक जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करता है। हानिकारक सूक्ष्मजीवों की बहुतायत जानवरों, पौधों और मनुष्यों में बीमारियों का कारण बन सकती है। जलीय माध्यम में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि से जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जैसे यह विकिरण में मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। इसलिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। क्षति को सीमित करने के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC, जो क्षति का मुख्य कारक है, के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए।